दोपहर का वक्त होता है। उन्नावा जेल में कैदी पार्क में इधर उधर घूम रहे थे। सारे कैदी अपने कामों में लगे हुए थे। जेल में दो कैदी आपस में बात कर रहे थे कि यह साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति जो जेल में सुबह उठते ही पूजा पाठ और भगवत गीता का पाठ करता है, हर कैदी की आगे बढ़कर मदद करता है। यदि कोई बीमार हो जाता तो वो उसकी तीमारदारी करता रहता था। जो उम्र कैद की सजा काट रहा, कैदी आपस में कह रहे थे कि ईश्वर ऐसे लोगों को भी सजा देता है जो कि निर्दोष से प्रतीत होते हैं। थोड़ी ही दूरी पर एक बुजुर्ग कैदी उन कैदियों की बात सुन रहा था। वह बुजुर्ग कैदी उन कैदियों से कहता है, क्या तुम जानते हो ये कौन है और इसने कौन सा जुर्म किया है? यदि तुम इसकी जुर्म की कहानी सुनोगे तो तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, तुम्हारा इंसानियत से भरोसा उठ जाएगा। यदि इस इंसान को हम राक्षस कहें तो वह भी कम होगा, शैतान कहें तो वह भी कम होगा। यह इंसानों का मांस खाने वाला दरिंदा था। वह बुजुर्ग कैदी कहते हैं कि यह राजा कलंदर है। कौन था राजा कलंदर और क्या थी इसकी कहानी और कौन कौन से इसने जुर्म किए थे और कौन से जुर्म की सजा काट रहा था, क्या कहानी थी, आइए जानते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। दरअसल ये कहानी शुरू होती है 14 दिसंबर 2001 को। धीरेंद्र, जो कि एक हिंदी दैनिक पत्रकार के दफ्तर में काम करता था। दफ्तर में ज़्यादा काम होने की वजह से धीरेंद्र को लेट नाइट तक अपना काम करना पड़ता था। ऐसा ही 14 दिसंबर को हुआ, जब धीरेंद्र अपने दफ्तर का काम पूरा करके करीबन 9 बजे घर की तरफ निकल रहा था तो तभी उसका फ़ोन बजता है। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, क्या तुम मेरे फार्म हाउस पर आ सकते हो? मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। उस फ़ोन के बाद से धीरेंद्र लापता हो जाता है। परिवार वालों ने ज़्यादा ध्यान इसलिए नहीं दिया क्योंकि अक्सर कर धीरेंद्र काम के सिलसिले में कई दिन बाहर रहना पड़ता था, इसलिए परिवार वालों ने उसकी चिंता नहीं की। 2 दिन गुजर जाते हैं पर धीरेंद्र का ना तो कोई फ़ोन आया और ना ही आस पड़ोस से पता चला। जब परिवार वालों ने दफ्तर के लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया धीरेंद्र 14 दिसंबर को ही दफ्तर से घर की कहकर निकला था। परिवार वालों ने धीरेंद्र को फ़ोन मिलाया तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। परिवार वाले घबरा गए। अगले दिन उन्होंने कीड़गंज थाने में धीरेंद्र की लापता होने की रिपोर्ट लिखवा देते हैं। पुलिस तुरंत एक्शन लेती है और धीरेंद्र की खोज में जुट जाती है। धीरेंद्र उस इलाके का मशहूर पत्रकार था, जो कि एक पत्रकार गायब हुआ था तो पुलिस को एक्शन लेना ही था। उस वक्त मोबाइल का चाल चलन बहुत कम था। पुलिस को ना तो सर्विलेंस के बारे में पता था और ना ही कॉल रिकॉर्ड्स के बारे में पता था। दफ्तर वालों की सलाह पर पुलिस ने धीरेंद्र सिंह के नंबर की कॉल डिटेल निकाली जाती है। गायब होने के बाद उसके मोबाइल से 2 कॉल की गई थी, एक सांसद के बेटे को और दूसरा कॉल इलाहाबाद के चिवकी की रहने वाली गोमती को किया गया था। पुलिस ने सांसद के बेटे को उठाया और उसे खूब पीटा। पुलिस को लग रहा था कि धीरेंद्र के फ़ोन से जो कॉल किए गए हैं, हो ना हो यहीं से कत्ल का कोई सबूत मिलेगा। उसके बाद पुलिस इंक्वायरी करते हुए छिवकी पहुंच जाती है। पुलिस को छिवकी पहुंचने पर पता चलता है कि गोमती ग्राम पंचायत की एक मेंबर थी। पुलिस पूछती है कि क्या तुम धीरेंद्र को जानती हो? गोमती कहती है कि मैं उसे नहीं जानती। उसके बाद पुलिस राजा कलंदर से पूछती है, क्या तुम धीरेंद्र को जानते हो? राजा कलंदर बताता है, हाँ, वह उसका दोस्त है, हाल चाल पूछने के लिए ही उसने फ़ोन किया था। उसके बाद पुलिस गांव में तफ्तीश करती है और लोगों से पूछती है। वहां के लोगों ने बताया कि धीरेंद्र सिंह का परिवार और राजा कलंदर का परिवार के बीच हमेशा चुनाव को लेकर रंजिश रहती थी। कई बार झगड़े की नौबत भी आ गई थी। पुलिस को पता चलता है कि राजा कलंदर का असली नाम निरंजन रॉय है। पुलिस का शक राजा कलंदर के ऊपर और बढ़ गया। उसे लग रहा था हो ना हो पत्रकार धीरेंद्र सिंह की हत्या की कड़ी छिवकी के राजा कलंदर से जुड़ी हुई है। पुलिस राजा कलंदर के बारे में इंक्वायरी करती है। पुलिस की जांच पड़ताल में पता चलता है कि 90 के दौर में राजा कलंदर नैनी में मौजूद COD छिवकी में
कर्मचारी था। उसकी पत्नी फूलन देवी उन दिनों इलाहाबाद जिला पंचायत की सदस्य थी। राजा कोलेंदर 90 के दशक में ही जुर्म की राह पकड़ ली थी। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक साल 1998 में थाना धुमनगंज क्षेत्र में मुंडेरा मोहल्ले में टीवी वीसीआर किराए पर चलाने वाले एक युवक का मर्डर हुआ था, जिसमें राम निरंजन उर्फ राजा कोलेंदर का नाम सामने आया। इसके बाद वो फरार हो गया। इसी दौरान पुलिस के सामने राज खुलता है कि वह वाहनों को लूटकर ड्राइवरों की हत्या करने वाला गिरोह चलाता था। साल 2000 में उसने ताबड़तोड़ वारदातों को अंजाम दिया। पुलिस राजा कोलेंदर को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार कर उसे कीड़गंज थाने में ले आती है। पुलिस उसके पिगरी वाले फार्म हाउस पर जाती है। जैसे ही पुलिस फार्म हाउस के अंदर जाती है तो पुलिस के होश उड़ जाते हैं। वहाँ एक पेड़ पर इंसानों की खोपड़ी टंगी हुई थी, जिन पर लिखा हुआ था श्रीवास्तव, मुस्लिम, यादव, पंडित। पुलिस चारों तरफ सर्च करती है। पास ही में बने एक कमरे में एक बर्तन भी बरामद होता है और एक डायरी भी बरामद होती है, जिस पर राजा कोलेंदर लिखा हुआ था। फार्म हाउस की खुदाई करने पर पुलिस को इंसानों के कंकाल मिले, जिनका सर नहीं था। पुलिस उससे धीरेन्द्र सिंह के कत्ल के बारे में पूछती है, पर राजा कोलेंदर बार बार मना कर रहा था। उसके बाद पुलिस उसकी पत्नी और बच्चों को थाने ले आती है। राजा कोलेंदर टूट जाता है और सब कुछ बताने को तैयार हो जाता है, पर उसकी एक शर्त थी, उसे पीने के लिए दाल चाहिए थी। पुलिस को जो कि एक सबूत मिला था, तो पुलिस ने उसकी शर्त मान ली। उसके बाद राजा कोलेंदर अपनी जुर्म की काली किताब खोलता है, जो कि बहुत ही भयानक और डरावनी कहानियों से लिखी हुई थी। उसमें जुर्म के ऐसे काले कारनामे लिखे हुए थे जिससे इंसान की रूह कांप जाती है। राजा कोलेंदर बताता है कि धीरेन्द्र उसके कई राज जानता था। उसे डर था कि कहीं वह उन काले कारनामों को अखबार में ना छाप दे। इसी डर से उसने धीरेन्द्र को फोन कर अपने फार्म हाउस पर बुला लेता है, क्योंकि धीरेन्द्र की हत्या का प्लान पहले से ही बना रखा था। दिसंबर के महीने में सर्दी बहुत अधिक रहती है। जब धीरेन्द्र सिंह रात के करीब 9 बजे कोलेंदर के पिगरी फार्म हाउस पर पहुंचता है, तो ठंड की वजह से धीरेन्द्र सिंह का पूरा शरीर कांप रहा, क्योंकि वह बाइक चलाकर पिगरी फार्म हाउस पर पहुंचा था। वहीं पास ही में आग जल रही। राजा कोलेंदर धीरेन्द्र सिंह से कहता है कि पत्रकार साहब, ठंड लग रही होगी, आग पर हाथ सेक लो, क्योंकि उस समय फार्म हाउस पर केवल 2 ही लोग थे, एक राजा कोलेंदर और दूसरा उसका साला वक्षराज था। धीरेन्द्र आग पर बैठकर अपना हाथ सेक रहा था। तभी वक्षराज पीछे से धीरेन्द्र को गोली मार देता। धीरेन्द्र की मौके पर ही मौत हो जाती है और फिर उसकी लाश के टुकड़े किए जाते हैं। टाटा सुमो गाड़ी से मध्य प्रदेश के रीवा जिले के शहडोल तक टुकड़ों को फेंक दिया जाता है। राजा कोलेंदर ने धीरेन्द्र के प्राइवेट पार्ट को काटकर जंगल में दफना देता है। सर को काटकर अपने फार्म हाउस पर ले आता है। धीरेन्द्र के सर से दिमाग को निकालकर उसका सूप बनाकर राजा कोलेंदर पी जाता है, क्योंकि उसे लगता था कि धीरेन्द्र एक बहुत ही पढ़ा लिखा और होशियार है। उसके दिमाग का सूप पीने से वो भी बहुत होशियार हो जाएगा। राजा कोलेंदर ने धीरेन्द्र सिंह की मोटरसाइकिल बनारस में रहने वाले अपने एक रिश्तेदार को दी थी, जबकि धीरेन्द्र के जूते राजा कोलेंदर ने अपने साले वक्षराज को दिए थे। बाकी धीरेन्द्र का मोबाइल फोन और जो खुद राजा कोलेंदर ने अपने पास से रख लिया था। उसके बाद पुलिस राजा कोलेंदर और उसके साले वक्षराज को लेकर मध्य प्रदेश के रीवा के जंगलों में जाती। वहां पुलिस धीरेन्द्र की लाश के टुकड़ों को इकट्ठा कर लेती है और परिवार धीरेन्द्र के शरीर के टुकड़ों की शिनाख्त कर लेता है। उसके बाद पुलिस राजा कोलेंदर से उसके पिगरी हाउस से बरामद हुए नरमुंडा के बारे में पूछती है। राजा कोलेंदर बताता है उसके साथ मोहसिन, जो कि उसके साथ काम करता था, उसे सम्मोहन विद्या आती थी। राजा कोलेंदर ने उसकी भी हत्या कर दी और उसके दिमाग को भी सूप बनाकर पी गया था, क्योंकि वह दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनना चाहता था। उसने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के एक कर्मचारी को इसलिए मौत के घाट उतार दिया था क्योंकि वह कायस्थ बिरादरी का था। उसका मानना था कि कायस्थ बिरादरी के लोगों का दिमाग काफ़ी तेज़ी से काम करता है, इसलिए कर्मचारी को कत्ल करने के बाद वे कई दिनों तक उसकी खोपड़ी के हिस्सों को भून कर खाता रहा। उसके दिमाग को उबालकर सूप बनाकर पीता था। राजा कोलेंदर ने सीओडी में काम करने वाले काली प्रसाद श्रीवास्तव को 50,000 रुपये उधार दिए थे, लेकिन काली प्रसाद ने रुपये वापस नहीं, क्योंकि काली प्रसाद उसके जुर्म का राजदार। कोलेंदर अपराध करता तो काली प्रसाद उसे पुलिस से बचने के अचूक नुस्खे बताता था। संयोग था कि 14 हत्याओं के बाद भी
कोलेंदर कभी पकड़ा नहीं गया। वह काली प्रसाद की बुद्धि का कायल था। हालांकि जब काली प्रसाद ने उनके पैसे नहीं लौटाए तो कोलेंदर को लगा कि वह पैसे नहीं लौटाएगा, तो उसने उसका भी वही असर किया। वह काली प्रसाद को लेकर शंकरगढ़ गया और टंडन उनके पास गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। उसके सर को धड़ से अलग कर उसकी खोपड़ी को भी पिगरी हाउस ले आया था और उबाल कर इसलिए खा लिया क्योंकि उसकी बुद्धि बहुत तेज थी। उसको भी अपनी बुद्धि तेज करनी थी। सभी 14 हत्याएं एक ही प्रकार से की थी। पीछे से गोली मारता, फिर उसकी खोपड़ी को फाड़ दिमाग का सूप बनाकर पी जाता था, क्योंकि उसे लगता था कि ऐसा करने से वो बहुत शक्तिशाली और तेज दिमाग वाला बन जाएगा। इस साइको किलर ने धीरेंद्र सिंह के अलावा काली प्रसाद श्रीवास्तव, पवन कुमार यादव, हटिया, नसीम, रति श्रीवास्तव, त्रिभुवन पांडे और पप्पू पासी और सुल्तान समेत 14 लोगों की हत्या कर दी और उनके दिमाग का सूप बनाकर पी गया था। उनमें से कुछ ड्राइवर थे और उनका नाम पता नहीं चल सका। पुलिस की पूछताछ में राजा कोलेंदर ने कबूल किया कि वह अपने द्वारा कत्ल किए गए हर शख्स का हिसाब किताब खुद ही रखता था। अब सवाल ये था कि निरंजन रॉय से राजा कोलेंदर कैसे बना, क्योंकि हर एक मुजरिम के पीछे एक कहानी होती है। दरअसल राम निरंजन आका राजा कोलेंदर का जन्म 1962 को यूपी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के शंकरगढ़ के हिनोता गांव में हुआ था, जो अब प्रयागराज नाम से जाना जाता है। राम निरंजन राजा कोलेंदर एक साधारण परिवार से बिलोंग करता था। बचपन से ही वो एक मंद बुद्धि, इसीलिए वह स्कूल नहीं जा सका। स्कूल ना जाने की वजह से परिवार वाले उसे ताना मारते रहते थे और बच्चों की अपेक्षा उसे स्नेह और प्यार नहीं मिला। इस बात का उन पर बहुत गहरा असर पड़ा, पर उसे बचपन से ही राजा महाराजाओं की कहानी सुनने का बहुत शौक था। वो फिल्में देखता, फिल्में और कहानियाँ सुनता, फिर उन कहानियों को अपने अंदर इमेजिन करता, खुद राजा की तरह व्यवहार करता। जैसे जैसे राम निरंजन बचपन से जवानी की ओर बढ़ रहा था, तो वैसे ही उसने अपनी एक काल्पनिक दुनिया अलग ही बना ली थी। राजा कोलेंदर की शादी हो गई थी। शादी के बाद उसने इस साइको किलर ने अपनी पत्नी, जिसका नाम गोमती था, उसका नाम बदलकर फूलन देवी रख दिया था और बच्चों का नाम कलेक्टर और दूसरे का नाम विधायक। जुर्म की दुनिया में राम निरंजन कौल का नाम बड़ा होता जा रहा था। वह आदिवासी कौल समाज से आता था, लिहाजा उसका रौब और दहशत देखकर उसकी जाति बिरादरी के लोग उसे कौल जाति का राजा मानने लगे थे। तभी उसका नाम राम निरंजन कौल के बजाय राजा कोलेंदर हो गया था। पुलिस की फाइल में उसे राजा कोलेंदर के नाम से जानने लगे थे। धीरे धीरे उसका यही नाम जुर्म की दुनिया में आम हो गया। कम ही लोग उसके असली नाम से वाकिफ। आदमखोर राजा कोलेंदर अब पुलिस की हिरासत में था। मामला अदालत में जा पहुंचा था। इस मामले की सुनवाई करीब 11 साल तक चलती रही। 1 दिसंबर 2012 को इलाहाबाद के अपार सत्र न्यायाधीश मेहताब अहमद ने राम निरंजन कौल उर्फ राजा कोलेंदर और उसके साले वक्सराज को मुजरिम करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी। साथ ही दोनों पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया था। जुर्म की दुनिया में इस सीरियल किलर का नाम, कोलेंदर का नाम हमेशा वैसीपन और दरिंदगी के लिए याद रखा जाएगा। याद रखा जाएगा कि उसकी वो डायरी इस खूनी दरिंदे को गुनाह का एक एक लम्हा कानून के सामने उजागर कर दिया। उस डायरी की दास्तां ए गुनाह इस कातिल ने खुद लिखी थी, जो अब जेल में की काल कोठरी में अपने दिन गिन रहा है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई क्राइम कहानी के साथ। शुक्रिया।